सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुक्रेफ्ट CUT। हम इस लेक्चर में अपने यूनिट नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में जाना था, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, कार्डिनल अप्रोच क्या है, ये सारी वेरियस टॉपिक्स हमने जाने थे। मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि जब मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ पे डेफिनेशन में एंड में लिख दिया था कि कीपिंग टोटल यूटिलिटी अनचेंज। वो एक्चुअली थोड़ा कैमरा कॉन्शियसनेस की वजह से मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा गलत बता दिया, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ गलत पढ़े, तो इसलिए आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन यूटिलिटी। ठीक है, वो यही है। तो कीपिंग टोटल यूटिलिटी अनचेंज नहीं आएगा वहाँ पे। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ रहे हैं। मैंने खुद ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हुआ है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाऊँ और अच्छे से गाइड करूँ। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। देखो, पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगी, फिर एक बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती है। देखो, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर अज्यूम्ड टू बी सच दैट बिटवीन एनी टू कंजम्पशन बंडल्स X1 and X2 and Y1 and Y2, if X1 X2 has a more of at least one of the goods and no less of the other goods compared to Y1 Y2, then the consumer prefers X1 X2 to Y1 Y2। इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो कंजम्पशन बंडल्स दिए जाएं तो हमेशा कंज्यूमर वो वाला कंजम्पशन बंडल चूज करेगा जिसमें कम से कम एक गुड ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी जाना कि मोर ऑफ अ गुड विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन। एक तरीके की प्रॉपर्टी मान लो, कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो यूटिलिटी का। ठीक है, कि जितना ज्यादा आप देते हो उतना ही ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन, बिकॉज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस आफ्टर कंज्यूमिंग मोर। ठीक है, वही ये चीज कह रहा है कि प्रेफरेंसेस इस तरह की मोनोटॉनिक, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को मोनोटॉनिक कहा जाता है। If and only if between any two consumption bundles, the consumer prefers the bundle which has more of at least one of the goods and no less of other goods as compared to the other bundle। मतलब एक एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो, NCERT में इन्होंने पूरे टाइम मैंगोज और बनानास का एग्जाम्पल लिया। मैं भी आपको चलो उसी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देती हूँ। सपोज मेरे पास दो गुड्स हैं, ठीक है, क्या है वो? मैंगोज एंड बनानास। ठीक है, अब मैं दो कंजम्पशन बंडल्स को ले रही हूं, 3,10 और 3,12। ठीक है, ये एंडाउमेंट हमें दी हुई है। इसको देख के अगर आपको ही नॉर्मल एज अ रैशनल कंज्यूमर कंज्यूम करना है तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? इसमें क्या है? 3 यूनिट्स ऑफ बनानास एंड 10 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, एंड इसमें क्या है? 3 यूनिट्स ऑफ बनानास एंड 12 यूनिट्स ऑफ मैंगोज। ठीक है, इसमें क्या है? 3 बनानास हैं दोनों में, और क्या है? मैंगोज कितने? एक में 10 है, एक में 12 है। तो ऑब्वियसली आप सेकंड वाला कंजम्पशन बंडल प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें मैंगोज का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि मोर ऑफ अ गुड गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। वही बताता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कि बिटवीन टू कंजम्पशन बंडल्स कंज्यूमर विल प्रेफर दोज बंडल विच हैव एटलीस्ट वन ऑफ मोर। बट अगर मैं आपको कोई और बंडल दे देती हूँ, जैसे यहाँ दे देती हूँ 4,15, अब इसमें क्या है? दोनों मैंगोज और बनानास के भी, तो दोनों है, बोथ गुड्स आर मोर। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या करेंगे? ये वाले बंडल से ज्यादा प्रेफर ये वाला बंडल है, और ये वाले प्रेफर से बंडल से ज्यादा ये वाला बंडल हम प्रेफर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस का, वो सारी कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस, ठीक है, उनको बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व को। उन्हें कहते हैं इंडिफरेंस मैप। जो सारा कलेक्शन होता है डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स का, उसे इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ये एरो, पता है जो ये एरो है, ये एरो क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये एरो डिपिक्ट कर रहा है कि कंज्यूमर हमेशा मोर ऑफ अ गुड प्रेफर कर रहा है, मतलब हायर इंडिफरेंस कर्व पे वो जाना पसंद करेगा हमेशा। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना है आपको, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है।
अब बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के बच्चों के लिए भी और CUET के लिए प्रिपेयर करने वालों के लिए भी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो काम आएंगी ये प्रॉपर्टीज, आगे जब आप ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करेंगे ना तो ये भी वहाँ पे भी आपको काम आएंगे और ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाएंगी। तो चलो जान लेते हैं कि क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले ही भी मैंने कभी भी आपको डाउनवर्ड रिलेशनशिप बताया तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है कोई भी चीज। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, सपोज ठीक है, यहाँ पे मैं गुड 1 को ले लेती हूँ या गुड x बोल लो उसे, यहाँ पे मैं गुड y को ले लेती हूँ, ठीक है, ये ऐसा शेप है इंडिफरेंस कर्व का। ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो कि क्या डिपिक्ट कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप डिपिक्ट कर रहा है बिटवीन अ गुड। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब अगर NCERT के एग्जांपल से ही लूं, गुड x को मैं बनानास ले लूं, ठीक है, और गुड y को मैं मैंगोज ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं A, इसे ले लूं B, ठीक है, अगर मैं ये कह रही हूं कि सपोज इतनी क्वांटिटी जो है, इतनी क्वांटिटी सपोज इसका B1 ले लेती हूँ इस क्वांटिटी को और इसको M1 ले लेती हूँ, तो अगर इतना हम बनानास कंज्यूम कर रहे हैं और इतना मैंगोज कंज्यूम कर रहे हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी बनानास की क्वांटिटी B1 से B2 मूव करे, मतलब मैं ये वाले पॉइंट पे मूव करूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे मैंगोज की क्वांटिटी को कम करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये फॉल कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। इसी मतलब टू कंज्यूम मोर बनानास वी हैव टू सैक्रिफाइस और फॉरगो मैंगोज टू कीप द टू रिमेन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स राइटवर्ड। देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे क्या करना है, अपना मैंगो का कंजम्पशन सेम रखना है और बनाना का कंजम्पशन बढ़ाना है, मतलब सेम रखना है, तो मैं कोई करीबन यहाँ ऐसे ये C पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी। बट क्या ये पॉइंट इसी कंजम्पशन बंडल इसी कर्व पे लाई कर रहा है, IC1 पे, इंडिफरेंस कर्व 1 पे? नहीं, ये लाई करेगा हमारे नए इंडिफरेंस कर्व पे, IC2 पे, ठीक है। यही बताता है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स राइटवर्ड downwards from right to left, कि if we have to increase consumption of one commodity, we have to forego or decrease the consumption of another commodity to keep the total utility unchanged, that is to remain on the same IC। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन। देखो, ये ग्राफ की हेल्प से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम बनानास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे हम मैंगोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीन हमें कंजम्पशन बंडल दिए गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट आईसीज हमें दिए गए। अगर मैं देखो, यहाँ पे आप देखते हो कि मैंगोज की क्वांटिटी को सेम रखा गया है, कंजम्पशन बंडल ए पे भी, कंजम्पशन बंडल बी पे भी, कंजम्पशन बंडल सी पे भी, ठीक है। अब अगर आपको अपनी कंजम्पशन बंडल, इनिशियल कंजम्पशन बंडल क्या है, एक बनाना खा रहे हैं और 10 मैंगोज खा रहे हैं, तो अगर मुझे अपना बनानास का कंजम्पशन बढ़ाना है बट मुझे अपना मैंगोज का कंजम्पशन सेम रखना है, तो व्हाट विल बी, इससे क्या होगा, सेकंड पे मूव करना, ज्यादा बनानास खाना है, तो मुझे क्या है, बी पे मूव करना पड़ेगा, एंड बी विल लाई ऑन द हायर आईसी, हायर इंडिफरेंस कर्व पे वो लाई करेगा। एंड हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स करता है हायर सेटिस्फैक्शन। क्यों करता है ये? क्योंकि इट हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड, ठीक है। यही ये बताना चाह रहा है कि सी पे भी मूव करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 मूव कर रहे हैं, तो ये फर्दर हायर आईसी पे लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो भी चेंज हो रही है, सेटिस्फैक्शन चेंज हो रही है, यहाँ हायर सेटिस्फैक्शन मिल रही है हायर आईसी पे,
इसीलिए हाँ ये बंडल्स भी अब आगे लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगी। देखिए ये एक इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एनी गुड से गुड एक्स और गुड 1, गुड y, ठीक है। मैं दो इंडिफरेंस कर्व, अब इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं मैथमेटिकली, जैसे हम किसी थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसे कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से करते हैं कि सपोज कि वो क्या कर रहा है कि वो इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या होगा, ठीक है। वही हम करके देख रहे हैं। दो इंडिफरेंस कर्व मैं ले रही हूँ, ठीक है, IC1 और ये IC2, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर A, ये है पॉइंट नंबर B, ये पॉइंट नंबर C, ठीक है। अब मैं अगर इसको देखती हूँ कंजम्पशन को, अगर मैं IC1 की बात करूँ, इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 की, तो मैं क्या देखती हूँ कि इंडिफरेंस कर्व पे A और C लाई करते हैं, A एंड C लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर A और C के बीच में इंडिफरेंट होगा, ठीक है। फिर हम इंडिफरेंट होगा क्योंकि सेम IC विल ऑलवेज गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, सो कंज्यूमर विल बी इंडिफरेंट। अगर मैं IC2 की बात करूं, ठीक है, यहां पे क्या पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, A और B, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इंडिफरेंट होगा A और B के बीच में, कंज्यूमर वुड बी इंडिफरेंट क्योंकि वो IC2 पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं थियरी या एक्सियोम ऑफ ट्रांजिटिविटी को यूज करूं कि अगर A इज इंडिफरेंट बिटवीन C एंड A इज इंडिफरेंट बिटवीन B, तो इससे क्या होगा, C विल बी इंडिफरेंट टू B, मतलब B और C इंडिफरेंट हो गए। बट ट्रांजिटिविटी से हमारा ये है, बट क्लियरली आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली भी कि B जो है वो C से प्रेफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हायर IC पे लाई कर रहा है और वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा। ऑब्वियसली पॉइंट B विल हैव मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड, सो पॉइंट B विल बी प्रेफर्ड। सो क्या है, यहाँ कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमने तीन प्रॉपर्टीज यहाँ जान ली है कि क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, सेकंड हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फैक्शन, और तीसरा दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर्स बजट पे, कि कंज्यूमर्स बजट होता क्या है। इसमें कुछ फ्यू अजम्पशंस हमें लेनी पड़ती हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट assumptions, इट इज बेस्ड ऑन assumptions, तो आपको assumptions जान लेनी चाहिए कि क्या क्या assumptions है, तभी कोई मॉडल या कोई भी चीज़ सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। अब इसमें हम assumptions क्या ले रहे हैं, हम एक कंज्यूमर को कंसिडर कर रहे हैं हु हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी और इनकम। यहाँ क्या कह रहे हैं, मनी और इनकम की बात करें जो क्या है, फिक्स्ड, ठीक है, टू स्पेंड ऑन टू गुड्स। फिर किसकी बात कर रहे हैं, दो गुड्स की बात कर रहे हैं। The prices of the goods are given, prices भी given है, हम कह रहे हैं गुड्स के, ठीक है, जैसे P1 P2 प्राइस ऐसे कुछ गुड्स के गिवन होंगे। कंज्यूमर कैन नॉट बाय एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट ही और शी मे वांट टू कंज्यूम, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर एक गिवन सेट ऑफ बंडल में से कोई भी रैंडमली उठा के नहीं लेगा, उसकी इनकम फिक्स्ड है और प्राइजेस मार्केट ने डिसाइड करे हैं, वो भी फिक्स हैं, तो उन्हीं के कंसिडरेशन में वो अपना डिसीजन लेगा, ठीक है। कि कंज्यूमर हर कॉम्बिनेशन को खरीद नहीं सकता क्योंकि इनकम कंस्ट्रेंट है उसका और प्राइस कंस्ट्रेंट। फिर आता है कंजम्पशन बंडल्स डिपेंड अपॉन द प्राइजेस ऑफ द टू गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो मैंने आपको बताया अभी। देन suppose the income of the consumer is M and the prices of the two goods are P1 and P2. Suppose the income of the consumer क्या है, M है, और goods का प्राइस क्या है, P1 और P2 है, ठीक है।
अब बजट सेट और बजट लाइन की बात करते हैं कि बजट सेट और बजट लाइन क्या होगा। एक बजट सेट वो सारे कॉम्बिनेशंस दिखाएगा गुड्स के जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम से और ही इज विलिंग टू बाय दैट। वो सारे सेट जो होंगे वो कंजम्पशन बजट सेट रिप्रेजेंट करेगा। और बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी? बजट लाइन वो सारे कंजम्पशन बंडल्स को दिखाएगी जो कंज्यूमर की इनकम के एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है, बजट सेट में हालांकि वो भी आ जाएंगे जो कंज्यूमर की इनकम से कम होंगे, बट बजट लाइन पे इक्वालिटी मेंटेन होगी। सपोज हम कह रहे हैं कि इनकम ऑफ अ कंज्यूमर m है और प्राइजेस दो गुड का P1 और P2 है। ठीक है, देन अगर मैं कहती हूं कि m इज इनकम एंड P1 एंड P2 आर प्राइजेस, यहाँ पे x1 क्या है? x1 क्या है कि नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ अ गुड x1 एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। x1 कुछ भी हो सकता है, एनसीईआरटी के एग्जांपल से ले तो बनानास ले सकते हैं और x2 को मैंगोज ले सकते हैं। तो x1 क्या है कि कितने यूनिट्स हम x1 गुड के कंज्यूम कर रहे हैं, और इसी तरह से x2 क्या है? यूनिट्स ऑफ गुड x2। ठीक है, तो ये फिर अगर मैं कहती हूं कि मेरा मैंगो है, मैंगो का प्राइस है 10 रुपए और मैं 2 मैंगो खा रही हूं, तो मैं टोटल कितना खर्चा कर रही हूं मैंगो का? ये क्या है? यूनिट x1 है, तो कितना खर्चा कर रही होंगी? 10 इंटू 2 20 रुपए, तो ये क्या हुआ? P1 x1। ठीक है, ये टोटल स्पेंडिंग होगी। उसी तरह से अगर गुड x2 की बात करें जिसे एनसीईआरटी के हिसाब से हमने मैंगोज लिया हुआ है, तो उस पे खर्चा क्या होगा? P2 x2। ठीक है, तो P1 x1 क्या है? द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड x1 और P2 x2 क्या है? द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड x2। तो ये जो इक्वेशन है P1 x1 प्लस P2 x2 क्या दिखाएगा कि ये हमें दिखाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर दिखाएगा ऑन बोथ द गुड्स। ठीक है, बट हमें पता है कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू आवर इनकम, ये तो नॉर्मल सी चीज है कि हमारी इनकम से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट वुड बी अनअचीवेबल और अनअफोर्डेबल। सो ये क्या कहता है? विल बी लेस देन और इक्वल टू m। तो इस इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं? बजट कंस्ट्रेंट। द सेट ऑफ द बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर आर कॉल्ड बजट सेट। और जो सारे बंडल्स कंज्यूमर को अवेलेबल होंगे एट अ डिफरेंट प्राइजेस विद रिस्पेक्ट टू दिस बजट कंस्ट्रेंट, वो होता है बजट सेट। If both the goods are perfectly divisible, the consumer's budget set would consist of all the bundles x1, x2 such that x1 and x2 वो numbers हैं which are greater than or equal to p1 x1 and p2 x2। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइन को मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ सिंपल सा। देखो, सपोज मैं कहती हूँ कि m इनकम ऑफ अ कंज्यूमर है 20 रुपए ले लो। ठीक है, और 2 गुड्स हैं हमारे पास x1 और x2। ठीक है, x1 और x2, तो प्राइस जो है गुड्स x1 और x2 का, एक का सपोज 5 है, एक का सपोज 10 है। ठीक है, x1 और x2 क्या है? यूनिट्स कंज्यूम। तो अब विद इनकम ऑफ 20 क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं कंज्यूमर? तो अगर हम करें 0,0, 0,1, 0,2, ठीक है, 0,2, एक मिनट, ये कितना हुआ? देखो 0,0 तो 0 हो गया, 0,2 इसका मतलब 0,1 मतलब हम x1 का यूनिट 0 कंज्यूम कर रहे हैं और हम x2 का यूनिट जो है, अगर इसको वही से फिर से बनानाज और मैंगोज ले लूं तो बनानाज एक भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और मैंगोज एक कंज्यूम कर रहे हैं जिसका प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो ये तो कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो 10 रुपए का है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 रुपए का, तो मतलब तीसरा यूनिट्स ये वाला अनअचीवेबल होगा, तो ये हम नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं सेकंड वाले का, 1,0 कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। 1 में क्या है? एक बनाना, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना आया? 5 रुपए का खर्चा कर रहे हैं यहाँ। फिर बात करते हैं 1,2, 5 रुपीज का ये, और 2, ये कितना हुआ? 2 × 10,
20, 10 इंटू 10, इसका प्राइस क्या है 10 और 2 यूनिट्स करें कंज्यूम, तो ये अनअचीवेबल है, हम कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं 2, 0, इसे कंज्यूम कर सकते हैं, इसका अमाउंट कितना है 10, 2, 1 कंज्यूम कर सकते हैं, इसमें कितना है 10 रुपए का खर्चा, मतलब 2 इंटू 5, 10 रुपए का खर्चा हमने बनानास पे किया है और 1 यूनिट उस पर 20, तो इतना। तो बट 2, 2 कंज्यूम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वो इनकम से एक्सीड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स हमने किए 2 इंटू 5, तो ये 10 रुपीज का खर्चा जो हमारा हो गया वो बनानास पे हो गया, और 2 यूनिट्स का खर्चा हो गया हमारा 2 इंटू 10 20। ये कितना टोटल आ गया इसका, ये टोटल जो आएगा ये 30 हो जाएगा, पर इनकम कितनी है 20 रुपए, तो ये अनअचीवेबल है, तो इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। उसी तरह से 3,0, 3,0 में कितना आएगा 15 रुपीज इनकम है, लेस देन इनकम है, तो इसे कंज्यूम कर सकते हैं। 4,0 इक्वल टू इनकम आ जाएगा, तो इसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो यही सारे कॉम्बिनेशन गुड्स के हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो बजट सेट को डिफाइन करते हैं ये सारे पॉइंट, 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,2, 2,0, ठीक है, 2,1, 3,0, 4,0, ये सारे बजट सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि बजट सेट एक्चुअली में है क्या। देखिए मेरी इक्वेशन क्या आई, P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू m। इससे मैं आपको बता रही हूँ कि स्लोप क्या आती है। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया गुड x, यहाँ आ गया गुड y। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन है ये, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल्स टू m। अब मुझे इस बजट लाइन को प्लॉट करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इंटरसेप्ट्स कैलकुलेट कर रही हूँ। अगर मैं x1 को 0 ले लूं तो x2 की वैल्यू क्या आई, m/P2। आप कैलकुलेट कर लो, ये 0 हो जाएगा, ये क्या चला जाएगा m माइनस, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, ये m माइनस P2x2, तो अगर x2 की करूंगी तो m/P2 ये वैल्यूज की आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं x2 को 0 ले लूं तो x1 की वैल्यू क्या आई, m/P1। तो ये हमारे इंटरसेप्ट आ गए, और अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करूंगी, यहाँ पे x है तो ये आएगा m/P1 और ये m/P2, और ये है बजट लाइन हमारी, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल्स टू m। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन आ गई। अब अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूं, तो मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ कि P1x1 इज इक्वल्स टू m माइनस P2x2। ठीक है, तो x1 इज इक्वल्स टू m/P1 माइनस P2/P1 इंटू m/x2। ये आ गई हमारी इक्वेशन। आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि इक्वेशन, एक मिनट, आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा, उसमें आपने इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी जो कि एस फॉर्म में होगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पे m क्या होता है, m इज नथिंग बट द स्लोप। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो आप क्या देख सकते हो कि माइनस P1/P2, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखो माइनस P2/P1 इंटू x2। ठीक है, ये स्लोप है, ये m को इस m से कंफ्यूज मत करो, ये स्लोप को मैंने सिर्फ ये एक न्यूमेरिकल है, आप इसको a भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर इसे कंपेयर करूं तो P2/P1, ठीक है, ये क्या आ गई, स्लोप आ गई। ठीक है, तो रेशियो ऑफ प्राइसेस, और P1/P2 हमारा क्या होता है,
हमारी ये होती है। ये मैंने x2 से सॉल्व करा। सिमिलरली अगर आप x1 से सॉल्व करेंगे तो आपको प्राइस रेशियो P1/P2 मिल जाएगी। स्लोप ऑफ अ बजट लाइन क्या है? नेगेटिव ऑफ द प्राइजेस माइनस P1/P2 इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, इसमें हमने जाना कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होती है। आई होप आपको वो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राइस रेशियो और स्लोप ऑफ बजट लाइन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में है क्या और क्या इसका यूज है। ठीक है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइस रेशियो जो है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन है। हमने कैलकुलेशन से मैथमेटिकली वो डिराइव कर लिया है। अब ये दिखाता क्या है या दिखाना क्या चाह रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मेजर्स कहता है rate at which consumer willing to substitute bananas or good X for good Y when he or she spends her entire budget। तो अब कंज्यूमर अगर अपनी सारी इनकम या सारा बजट का खर्चा कर रहा है तो वो किस तरीके से सब्सटीट्यूट करना चाहेगा कि मतलब अगर उसे एक बनाना ज़्यादा चाहिए तो उसे फॉरगो तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ मैंगोज को। तो वही चीज़ एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप भी बता रही है। अगर कंज्यूमर को एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ऑफ बनाना चाहिए spending her all income, then he or she will have to give up P1/P2 quantities of the mangoes। P1/P2 quantities क्यों? क्योंकि प्राइस जो है P1 है अगर बनाना का, ठीक है, तो अगर उसे और यूनिट बनाना के चाहिए तो उसको अपने मैंगोज का खर्चा P1 से कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए P1/P2 जो है क्वांटिटीज ऑफ द मैंगोज बताएगा जो उसको सब्सटीट्यूट करना है एक्स्ट्रा मैंगोज को बनानास को ऑब्टेन करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, गिवन द मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर कैन सब्सटीट्यूट द मैंगोज फॉर द बनाना एट द रेट P1/P2। मतलब अगर ये रेट चेंज हो रहा है तो उसकी सब्सटीट्यूट करने की विलिंगनेस, प्रेफरेंस, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। वो प्राइजेस पे डिपेंड करेगा। जिसका प्राइस ऑब्वियसली ल्यूक्रेटिव होगा, बेनिफिशियल होगा, मतलब कम होगा, जो कंज्यूमर को बेनिफिशियल लगेगा, उसी के हिसाब से वो चेंज करना चाहेगा, एक्सचेंज करना चाहेगा और अपनी कंजम्पशन को करना चाहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं कि अब हम बात करते हैं डेरिवेशन क्या है स्लोप ऑफ द बजट लाइन को। देखो, स्लोप इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैथमेटिकली यही होती है। इसमें मैथमेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सपोज मैं पहले कह रही हूँ x1 x2 है। एक ये देखो, ये डायग्राम है, ये इंडिफरेंस कर्व है IC। यहाँ पे 2 पॉइंट है A, ये B। एक क्या है x1 x2 और B क्या है? चेंज तो आ ही रहा है। देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो चेंज आ रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? x1 प्लस डेल्टा x1 और x2 प्लस डेल्टा x2। ये देखो, यहाँ से यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, अब इसी से मैं डिराइव करती हूँ। प्रीवियस में मैंने क्या करा था, जब मेरा x1 और x2 था तो P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू m। ठीक है, ये इक्वेशन 1 ले लो इसे। ये थी इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? x1 और x2 पॉइंट पे है। बट अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लूँ x1 प्लस डेल्टा x1 एंड x2 प्लस डेल्टा x2, तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? ये ऐसे चेंज हो जाएगी। तो P1 x1 की जगह x1 प्लस डेल्टा x1 प्लस P2 x2 प्लस डेल्टा x2। ये भी कंज्यूमर की इक्वल इनकम के बराबर ही होगी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी तो उसकी इनकम पे ही डिपेंड करेगी। इतना पैसा है तो उतना ही खर्च कर पाओगे और उसी के हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 से मान, अगर मैं इक्वेशन को 2 को 1 में से माइनस कर दूं, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे? अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा ये x1 P1 x1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे को क्या, मेरा P1 डेल्टा x1 प्लस P2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू 0। m से m सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा x2
बाय डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू P1 बाय P2। ठीक है, हमारा डेल्टा x2 इज नथिंग, x2 बाय x1 इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x1। ये क्या है, नथिंग, इट इज नथिंग बट अ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन गुड विद रिस्पेक्ट टू अनदर गुड इज नथिंग बट स्लोप। ये किसके बराबर आ गया, स्लोप ऑफ द बजट लाइन, दैट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ द प्राइसेस P1 बाय P2। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी इसमें, ये डेरिवेशन भी। अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं, जो कहता है कि चेंजेस इन द बजट सेट। अगर बजट सेट में चेंजेस आ जाते हैं तो कैसे हमारी बजट लाइन चेंज होगी। देखो, द सेट ऑफ द अवेलेबल बंडल्स किस पे डिपेंड करते हैं। देखो, ये इक्वेशन थी हमारी P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू M। हमारी कंज्यूमर की जो चॉइसेस होती हैं वो प्राइसेस ऑफ द गुड पे डिपेंड करती है और इनकम ऑफ अ कंज्यूमर पे डिपेंड करती है। तो वही चीज भी हमारे बजट सेट को इफेक्ट करेगी। अगर देखो, आप इनिशियली कह रहे हो कि आप अपनी एक फिक्स इनकम से, जैसे मैंने वो वाला एग्जांपल आपको बताया था जिसमें हमारी 20 रुपये इनकम थी। अगर आपकी 20 रुपये इनकम है और आप कह रहे हो कि उस 20 रुपये इनकम में मैं एक बनाना खाती हूँ 5 रुपये का, और सब 2 बनाना खाती हूँ 5-5 रुपए के, और एक मैंगो खाती हूँ 10 रुपए का। ठीक है, तो 2 यूनिट्स बनाना के खा रही हूँ, 1 यूनिट्स मैंगो के खा रही हूँ, सच दैट टोटल इनकम 20 मेंटेन हो रही है। बट अगर मेरी इनकम बढ़ जाए 20 से सपोज 30 हो जाए, तो मैं क्या ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर सकती हूँ ना। हाँ, तो इसीलिए क्या होगा, हमारी बजट की जो लाइन है, इक्वेशन है, वो भी चेंज हो जाएगी। हमारी इसमें मूवमेंट होगी या चेंज होगा, वो देखते हैं। अब क्या कहते हैं कि सेट ऑफ द बजट डिपेंड्स अपॉन प्राइसेस पे डिपेंड करेगा 2 गुड्स पे, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर का प्राइस चेंज होगा या फिर इनकम चेंज होगी, तो सेट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ बंडल्स जो अवेलेबल हैं वो भी चेंज होने लगेगा। अब बात करते हैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर सपोज चेंजेस। सपोज पहले इनकम M थी, अब इनकम M से M डैश हो गई, तो इक्वेशन क्या बनी, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू M डैश। अब आप यहां देख रहे हो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरी जो स्लोप है, स्लोप तो मेरी P1 बाय P2 ही रहेगी। ठीक है, पर जो हमारे इंटरसेप्ट्स हैं, जो कि पहले हमारे M बाय P1 और M बाय P2 आए थे, वो चेंज कर जाएंगे, क्योंकि ये M चेंज हो गया है M डैश से। ठीक है, ये देखो, इनिशियली ये था M बाय P1 M बाय P2। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ बजट लाइन थी, P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू M। बट अब हमारी इनकम लेवल चेंज हो रही है, तो ये इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएंगे, M डैश बाय P1 M डैश बाय P2। जैसे हमारी इनकम चेंज हो रही थी, जैसे मैंने आपको 20 और 30 से इनकम लेवल का चेंज बताया था, क्योंकि वाइडर चॉइसेस अब हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं ये M1 बाय M2, जैसे वो 20 से 30 की इनकम का जो चेंज आ रहा था, इसमें क्या है, इनकम लेवल बढ़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, 20 से 30 जा रहा है। तो जब हमारी इनकम चेंज हुई 20 से 30 हो गई, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट भी चेंज कर रहे हैं। देखो, जैसे पिछली बार जब मैंने कैलकुलेट किया था, आपको बताया था कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये M डैश को, तो ये क्या होएगा, x2 P2 x2 इज इक्वल्स टू P1 x1 P1 सॉरी 1 मिनट, देखो, अगर ये इसको चेंज करा M डैश किया, तो ये क्या हुआ, P1 x1 की जगह P2 x2, इसको मैं इधर ले गई, माइनस P1 x1। ठीक है, तो x2 क्या हुआ, M डैश है, M डैश माइनस P1 बाई P2 P1 बाई P2 इंटू x1। तो ये जो है चेंज हो गया, इंटरसेप्ट M बाई P2 हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कंज्यूमर में इसको 0 ले लूँ, तो M डैश बाई P2 हो गया और M डैश बाई P1 हो गया। उसी तरह से ये इंटरसेप्ट चेंज हो गए हैं, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया।
राइटवर्ड शिफ्ट कब हो रहा है? जब कंज्यूमर की इनकम राइज कर रही है। राइज करना मतलब m डैश इज ग्रेटर देन m। बट अगर मैं कहती हूं कि m डैश इज लेस देन m, तो ये राइटवर्ड नहीं लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरे डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करूं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मेसी हो रहा है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये देखो, ये बजट लाइन आ गई। पहले क्या था? m बाय P1, ये क्या है? m बाय P2। ठीक है, तो अब क्या है? बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि m डैश जो है लेस देन m है, क्योंकि ये इंटरसेप्ट m डैश बाय P1, m डैश बाय P2। ठीक है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है तो हमने क्या देखा कि देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज राइजिंग बिकॉज मोर चॉइसेस आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन द बजट सेट। बट अगर हमारा m डैश इज लेस देन m2, मतलब इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर फॉल्स, देन choices available to the consumer are going to decrease and hence the consumer का जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब क्या होगा कि प्राइस कंज्यूमर का चेंज हो रहा है। ठीक है, प्राइस रेशियो हमें पता था कि स्लोप ऑफ अ बजट लाइन इज नथिंग बट P1 बाय P2। देखो, अगर हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं कि प्राइस चेंज हो रहा है, अभी मैं सिर्फ एक ही गुड के प्राइस को चेंज करूंगी, बाकी मैं क्या कर रही हूँ, इन क्या है? प्राइस ऑफ अ गुड चेंज। यहाँ पे मैं कह रही हूँ ओनली प्राइस ऑफ वन गुड, से गुड वन, मतलब दैट इज P1 चेंजेस। ठीक है, एक ही गुड का प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरे गुड का प्राइस नहीं चेंज हो रहा है। इसमें क्या है, मैंने क्या है, P2 का प्राइस जो P2 है वो कांस्टेंट रहेगा और जो कंज्यूमर की इनकम है दैट इज M, वो भी कांस्टेंट ले रही हूं मैं। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है कि स्लोप क्या है? P1 बाय P2। देखो, अगर किसी भी लाइन की स्लोप चेंज होगी तो वो लाइन पाइवट जरूर करेगी, मतलब स्टीपर या फ्लैटर जरूर होगी स्लोप चेंज होने की वजह से। फिर से मैं बजट लाइन को ड्रॉ कर रही हूं, m बाय P1, m बाय P2। ठीक है, अब मैं क्या है, हमारे इंटरसेप्ट सेम रहेंगे। यहाँ गुड x है, यहाँ गुड y है। देखो, अब इनकम तो चेंज हो नहीं रही, इनकम चेंज नहीं हो रही, तो ये जो इक्वेशन है क्या है? ये m सेम है बट P1 चेंज हो रहा है। सपोज P1 इज चेंजेस टू P1 डैश, तो ये इक्वेशन बनी P1 डैश x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू m। ठीक है, तो अब इसकी जो देख रहे हो, हम सॉल्व करेंगे तो स्लोप भी चेंज हो जाएगी ना। स्लोप भी क्या बन जाएगी? P1 डैश बाय x2। अब मैं कह रही हूँ प्राइस चेंज कर रहा है। ठीक है, प्राइस चेंज कर रहा है, और ये P1 डैश जो चेंज की बात कर रही हूँ वो मैं पहले केस में कह रही हूँ वो प्राइस राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं P1 के प्राइस को अगर मैं P1 के प्राइस को इंक्रीज कर दूं, दैट इज P1 को इंक्रीज कर दूं, तो आप देखोगे ये P1 बाय P2 जो होल पूरा रेशियो है पूरा राइज करेगा। रेशियो राइज कर रहा है तो मैं देख रही हूँ स्लोप क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? स्टीपर हो रहा है, स्टीपर हो रहा है। देखो, जैसे ये ऐसे है, ये स्टीपर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, m बाय P1 डैश ऐसे, क्योंकि क्या है? स्लोप चेंज हो रही है, अभी स्टीपर हो रहा है यहां से यहां। ये क्या हो रहा है? प्राइजेस आर चेंजिंग। प्राइस क्या है? कंपैरेटिवली P1 का प्राइस बढ़ गया है। P1 का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्या उसको कम कंज्यूम करना प्रेफर करेंगे। तो बजट लाइन विल पाइवट, मतलब इट विल शिफ्ट इनवर्ड्स, क्योंकि P1 का प्राइस जो है राइज कर रहा है। बट अगर मैं कहूं कि P1 का प्राइस जो है फॉल कर रहा है, तो ये जो प्राइस रेशियो है P1 बाय P2,
ये फॉल कर रहा है, तो ये पूरा जो रेशियो है P1/P2 का, ये पूरा जो है ये फॉल कर जाएगा। इस केस में क्या कर रहा था, जब ये राइज कर रहा था ये इंक्रीज कर रहा था। अगर ये रेशियो फॉल करेगा तो आप क्या कर रहे हो, जो स्लोप चेंज हो रही है, बजट लाइन अब क्या बन जाएगी, फ्लैटर हो जाएगी। ये सेम है, ठीक है। यहाँ गुड एक्स ले रहे हैं इस एक्सिस पे, यहाँ गुड वाई ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, बजट लाइन जो आप देख रहे हो अब क्या हो रही है, फ्लैटर हो रही है। फ्लैटर क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा प्राइस जो है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो मतलब विद द सेम अमाउंट ऑफ इनकम मोर ऑफ अ गुड एक्स कैन बी कंज्यूम, सो इट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। यहां से यहाँ है, यहाँ क्या है, P1 डैश जो है लेस देन P1, यहाँ पे क्या है, P1 डैश इज ग्रेटर देन P1। इसमें क्या आ रहा है, इट शिफ्ट्स इनवर्ड, इसमें क्या है, शिफ्ट आउटवर्ड और पाइवट। इसमें मेनली प्राइस से क्या हो रहा है, पाइवट हो रही है लाइन। क्यों, क्योंकि स्लोप चेंज हो रही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आपको इस लेक्चर में आई होप सब कुछ इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर भी स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने ये लेक्चर को इसी पे एंड किया है और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, जिसमें मैं आपको ऑप्टिमल चॉइस बताऊंगी कि कैसे विद द गिवन इनकम एंड द गिवन सेट ऑफ प्राइजेस कंज्यूमर एक ऑप्टिमल चॉइस या ऑप्टिमल बंडल को कैसे वो अचीव करेगा, ठीक है। इक्वालिटी कंडीशन कैसे आएगी विद द गिवन सेट ऑफ अवेलेबल चॉइसेस में, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, बट आप अगले लेक्चर तक ये सारी चीज़ें ज़रूर रिवाइज करके आइएगा ताकि आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ आए। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।